हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो आपका चैप्टर है यूनाइटेड नेशंस। ठीक, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसका सिलेबस क्या है और पेपर पैटर्न क्या है। तो यूनाइटेड नेशंस में हमको देखना है यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इसके बाद में कंपोजिशन और फंक्शंस देखने हैं हमको किस किस के, जनरल असेंबली के, सिक्योरिटी काउंसिल के और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। यानी जो इसके यूनाइटेड नेशंस के, ठीक है, जो ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स में 3 ऑर्गन्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें जनरल असेंबली पढ़ना है, सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ना है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पढ़ना है। ठीक, आपका जो एक जो इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी दिखती है उसको दूर करने के लिए ऐसे जान लो कि जो जनरल असेंबली है इसको आप ऐसे समझ लो कि ये लेजिस्लेटिव बॉडी है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ की लोकसभा राज्यसभा जैसा है। सिक्योरिटी काउंसिल एग्जीक्यूटिव बॉडी है और कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है आपका क्या है, ये जुडिशियरी है। ठीक है, ये इंटरनेशनल लेवल पे आप ऐसे समझ सकते हो। क्वेश्चन कैसे आते हैं तो एक देखो, जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैव अ टर्म ऑफ हाउ मेनी इयर्स। सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनका जो है टर्म वो कितने का होता है। ठीक है, ये अभी आपको आंसर चैप्टर में मिल जाएगा। इसके अलावा जो मेन थियरी से क्वेश्चन आता है वो ये है कि यूनाइटेड नेशंस के बारे में एक स्टेटमेंट दिया गया है, फिर फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। पहला, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी देखो कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्या पूछा है, कंपोजिशन पूछा है। फिर मेंशन एनी 3 फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल के, ठीक है, इसके क्या पूछा है, फंक्शन पूछा है। फिर गिव द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ, मेंशन एनी 3 ऑफ इट्स फंक्शन। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, तो ये इसका हम एक दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे जो मेन इंस्टीट्यूशंस हैं यूनाइटेड नेशंस के, जिसमें यूनिसेफ है, इसके अलावा आपका यूनेस्को है, WHO है, वो सब एक नेक्स्ट चैप्टर में लेकर के आएंगे। ठीक है, वहां हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देख लिया, सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है। ठीक है, इसके अलावा कुछ आपको हम और बताने जा रहे हैं। जैसे अब आपका प्री बोर्ड और मेन बोर्ड भी आने वाला है, तो अब आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। तो ये है आपका सैंपल पेपर। ठीक है, ओसवाल गुरुकुल की सैंपल पेपर है, 61 सैंपल पेपर्स में ऑल सब्जेक्ट्स के। आप यहाँ पे अगर इंडेक्स देखोगे इसमें तो सारे सब्जेक्ट्स के हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है। बहुत सारे बच्चों ने परचेज कर लिया है। जो लोग चैनल पे नए हो या अभी नहीं परचेज किए हो, इसको परचेज कर लो, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक, तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस के बारे में थोड़ा बेसिक चीजें जान लेते हैं कि क्या है। तो यूनाइटेड नेशंस को, जिसको हम बार बार अब यूएन बोला करेंगे शॉर्ट में, ठीक है, तो ये 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को में ये बना था। सैन फ्रांसिस्को का है, अमेरिका में है, और 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है। ठीक, ये जो चार्टर है ये 50 पार्टिसिपेटिंग नेशंस ने मिलकर के इसको साइन किया था, इंडिया जिसमें से एक था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, जो कि यूएसए में है। इसका जो फ्लैग है वो लाइट ब्लू इन कलर है, जिसपे यूएन का एम्ब्लेम है। ठीक है, व्हाइट कलर में इसके सेंटर में। ठीक है, अभी आप वही चीज सबसे पहले शुरुआत में देख करके आए हो, ये चीज है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का क्या है, सिंबल है। फिर है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो कौन कौन सी है, अरेबिक है, चाइनीज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिश है, ये सब है। ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, तो 6 ऑर्गन्स इसके हैं, जो कि जनरल असेंबली है, ठीक है, द सिक्योरिटी काउंसिल है और द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये 3 आपको पढ़ने हैं, मतलब इसके फंक्शंस और कंपोजिशन आपको पढ़ने हैं। बाकी 3 कौन कौन से हैं, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल और द सेक्रेटरीट। ठीक, चलो, तो भाई यूएन का ऑब्जेक्टिव यानी यूनाइटेड नेशंस का सिलेबस का पार्ट है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी किन उद्देश्यों को लेकर के इसका गठन हुआ था। सबसे पहले तो यही है कि ये अपने, अच्छा, जब यूएन की बात करेंगे तो ये सारे ऑर्गन्स सब कुछ उसमें शामिल होंगे, कि सब कुछ वो यूएन नाम का जो एक अम्ब्रेला है उसके नीचे सब कुछ आ रहे हैं, तो उसमें सब कुछ शामिल होंगे। ठीक है, तो उन इन सब पूरा जो स्ट्रक्चर है, इन सबका जो ऑब्जेक्टिव है वो सबका मिला जुला ऑब्जेक्टिव हमको यहाँ पे देखना है ना। तो एक तो ये था कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना इनका काम था। ठीक, टू टेक कलेक्टिव मेजर्स फॉर प्रिवेंशन एंड रिमूवल ऑफ थ्रेट्स टू पीस। तो भाई कैसे वो मेंटेन रखेंगे, अगर कहीं पे पीस के लिए थ्रेट है, ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक, अगर कोई एग्रेशन है, यानी कोई अटैक कर रहा है या कोई पीस को ब्रीच कर रहा है, तो क्या करेंगे, उस एक्ट को सप्रेस करेंगे। ठीक, अब हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है अलग की बात है, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव के साथ में ये बना हुआ है। टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस एमंग नेशंस बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल राइट एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल, यानी पीपल के सेल्फ डिटर्मिनेशन पे, लोगों के इक्वल राइट के प्रिंसिपल पे, बहुत सारे नेशंस के बीच में
फ्रेंडली रिलेशन बना रहे इस चीज को, या फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करना, ये काम किसका है? यूएन का है। इसके अलावा टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन in solving international economic, social, cultural or humanitarian problems and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms। ठीक भाई, क्या करना है? जैसे सबके सबके साथ में सभी देशों के साथ में इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है, सोशल प्रॉब्लम हो सकती है, कल्चरल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो वहां पे एक ऐसा मीडिएटर के फॉर्म में ये रहेगा, ये इंटरनेशनल बॉडी यानी यूएन, ठीक है, कि एक दूसरे की समस्याओं पे, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स पे एक दूसरे देश एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। इस चीज को ये क्या करेगा? इस चीज को ये डिटरमाइन करेगा, इस चीज को ये कोशिश करेगा कि ये चीज डेवलप हो, ये चीज अचीव हो, कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो सके जो कि इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स है उनमें। टू बी अ सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ नेशंस इन द अटेनमेंट ऑफ दीज कॉमन एंड्स, ठीक है, यानी जो कॉमन चीजें हैं जैसे फंडामेंटल फ्रीडम्स है, ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है, जो सबको चाहिए, हर देश में चाहिए, चाहे वो किस कैसा भी देश हो, मतलब चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, कैसा भी देश हो, लेकिन जैसे जो है ह्यूमन राइट्स सबको चाहिए, फंडामेंटल फ्रीडम सबको चाहिए, वो चीज। इसके अलावा कुछ नए ऑब्जेक्टिव जोड़े गए, जैसे डिसआर्म। डिसआर्म मतलब जो है आपको पता है कि जो है वर्ल्ड वार तभी हुए जब ज्यादा यहाँ पे एक आर्मामेंट की रेस शुरू हो गई, तो कम से कम आर्म्स रहे लोगों के पास में। डिकोलोनाइज, जो कि इंपीरियलिज्म से जोड़ सकते हो कि लोग अपनी कॉलोनी ना बनाए, मतलब देशों को गुलाम ना बनाए, ऐसे समझ सकते हो, जैसे इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी था, ऐसे समझ सकते हो। तो डिकोलोनाइज करना और डेवलप करना, ये 3 न्यू ऑब्जेक्टिव थे यूएन के, ठीक है। ये चीज हो गई क्या? ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन। अब अगर फिंगर पे गिनना चाहो तो सबसे सीधे आप गिन सकते हो कि सबसे पहला है कि पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, और इसलिए जहां कहीं भी पीस को थ्रेट होगी, ठीक है, तो उस थ्रेट को प्रिवेंट करेगा या रिमूव करेगा, ठीक है। उन सारे एक्ट को सप्रेस करेगा जो कि एज अग्रेशन है या ब्रीच ऑफ पीस है, ठीक। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि नेशंस के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करना, ठीक है, और फ्रेंडली रिलेशन किस बेस पर हो कि जो है लोग एक दूसरे के को इक्वल राइट्स दे सकें, लोगों के सेल्फ डिटर्मिनेशन का रेस्पेक्ट हो सके, ठीक। इसके अलावा जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन को डेवलप करना। अब इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स कैसी हो सकती हैं? इकोनॉमिक हो सकती हैं, सोशल हो सकती है, कल्चरल हो सकती है, ह्यूमैनिटेरियन हो सकती है। तो जैसी भी प्रॉब्लम्स हो उनको इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू सॉल्व कर लेना। इसके अलावा जो है कुछ न्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसमें डिसआर्म और डिकोलोनाइजेशन और डेवलपमेंट, 3D, ठीक है, 3D भैया। तो ये चीज यहाँ पे है, ठीक। चलो अब इसके एक ऑर्गन पे आ जाते हैं जो कि जनरल असेंबली। मैंने कहा था ना कि इसको आप एक लेजिस्लेटिव बॉडी मान के चलोगे तो बहुत आसानी से वो समझ जाओगे, जैसे इंडिया में लोकसभा जैसा इसको समझ लो, ठीक है। तो ये है यूएन का मेन डिलिबरेटिव ऑर्गन है, यानी आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ ले व्हिच इज द मेन डिलिबरेटिव ऑर्गन ऑफ यूएन, तो क्या कहोगे? जनरल असेंबली, ठीक। तो द वर्क ऑफ यूएन इज डिटरमाइंड बाय द विल ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स एज एक्सप्रेस्ड इन रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द असेंबली। सीधी सी बात है कि जो यूएन का वर्क है, यानी यूएन क्या काम करेगा, ये कहाँ डिटरमाइन होगा? ये इसी के मेजॉरिटी इस चीज को डिटरमाइन करेगी। अब ये बनती कैसे है ये चीज? तो यूएन के जितने मेंबर हैं, ठीक है, जैसे अभी प्रेजेंट में 196 है, जो सबसे लास्ट वाला है वो साउथ सूडान बना हुआ है। तो सारे मेंबर जनरल असेंबली के मेंबर हैं, ठीक, अपने आप में। और हर नेशन के 5 रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मौजूद रहेंगे, ठीक। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो नेशन अपने यहाँ पे 5 वोट करेगा, वोट वो एक ही करेगा, यानी ये 5 लोग आपस में मिलकर डिसाइड कर ले कि किस बात पे इनको वोट करनी है, किस बात पे वोट नहीं करनी है, वो डिसाइड कर ले। लेकिन एक कंट्री से किसी भी मामले पे वोट एक ही जाएगा, लेकिन 5 रिप्रेजेंटेटिव एक कंट्री के यहाँ पे रहेंगे। यानी इसमें कितने लोग कुल मिला के रहेंगे तो आप इसको इंटू 5 कर सकते हो, लेकिन वोट कितने रहेंगे तो इतने ही रहेंगे, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्या है भाई, इसके सेशन कब शुरू होते हैं? जैसे अपने यहाँ मानसून सेशन है, ठीक है, समर सेशन है, विंटर सेशन है, ठीक है। अपने यहाँ जो लोकसभा के, मतलब लोकसभा के पार्लियामेंट के कह सकते हैं, स्टार्ट होते हैं। ऐसे यहाँ के सेशन तो कब होते हैं? ईच ईयर, ठीक है, सेशन भी ईच ईयर ऑन 3rd ट्यूसडे इन सितंबर, यानी सितंबर के 3rd ट्यूसडे से स्टार्ट होता है, ठीक है, और 3rd वीक ऑफ दिसंबर तक ये चलता है हर साल, ठीक। अब जब सेशन स्टार्ट होता है तो कामकाज कैसे शुरू होता है? जैसे सेशन स्टार्ट होगा तो असेंबली एक अपना नया प्रेसिडेंट चुनेगी, 21 वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करेगी, ठीक है, और असेंबली के, ठीक है, जो 6 मेन कमेटी हैं, ठीक है, उनके चेयरमैन ये बनाएगी। यानी सेशन स्टार्ट होते ही सबसे पहले ये काम ये करेगी, ठीक।
अच्छा, जो प्रेसिडेंट ये इलेक्ट करेगी, तो प्रेसिडेंसी जो इसकी है यानी जनरल असेंबली की, ठीक है, वो 5 ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं, उनके बीच में ये रोटेट करती रहती है अल्फाबेटिकली, और ये रोटेट इसलिए करती है क्योंकि इनका जो ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको मेंटेन रखने के लिए, ठीक। तो ये कौन से हैं? अफ्रीका 1, एशिया 2, ईस्टर्न यूरोप 3, लैटिन अमेरिका 4, लैटिन अमेरिकन कैरिबियन 4, और वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट्स 5 या 5, ठीक है। तो इन 5 ग्रुप ऑफ स्टेट्स के बीच में इसकी प्रेसिडेंसी क्या करती रहती है? रोटेट करती रहती है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा जनरल असेंबली क्या है, डिलिबरेटिव ऑर्गन है, ठीक है। इसी की जो है मेजॉरिटी डिटरमाइन करती है कि यूएन के क्या काम होंगे। कंपोजिशन में आप देख सकते हो कि जो भी यूएन के मेंबर हैं वो सारे जनरल असेंबली के मेंबर हैं। हर नेशन के यहाँ पे 5 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हालांकि वो अपने हर नेशन का वोट यहाँ पे एक ही होता है। अगर सेशन कब चलता है तो ये सितंबर के 3rd ट्यूसडे से स्टार्ट होता है और दिसंबर के 3rd वीक तक ये चलता है। हर सेशन में शुरुआत होती ही एक प्रेसिडेंट, 21 वाइस प्रेसिडेंट और जो इसके 6 मेन कमेटी हैं उसके सबके लिए चेयरमैन यहाँ पे क्या होते हैं? इलेक्ट करे जाते हैं। प्रेसिडेंसी जो है वो 5 ग्रुप ऑफ स्टेट्स के बीच में, जो कि अफ्रीका, एशिया, ईस्टर्न यूरोप, लैटिन अमेरिकन, कैरिबियन और वेस्टर्न यूरोप के बीच में क्या करती है? रोटेट करती रहती है। अब इस जनरल असेंबली के पावर एंड फंक्शन क्या है, तो वो हमने बता ही दिया कि लेजिस्लेटिव बॉडी जैसा इसको लेकर के चलोगे। तो सबसे पहले है कि टू कंसीडर एंड मेक रिकमेंडेशंस ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन इन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इसका जो मेन मकसद है यूएन का कि इनको जो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बना के रख के चलनी है, तो इसके लिए जो भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं कोऑपरेशन के, उन सारे प्रिंसिपल्स पे कंसीडर करना और उसके लिए रिकमेंडेशन तैयार करना, ये सब काम किसका है? जनरल असेंबली का है। आप ऐसे समझ सकते हो कि जब यूएन बना होगा तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स बने होंगे और उन प्रिंसिपल्स का ऑब्जेक्टिव यही था कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बना के रखना है। तो बदलते टाइम में अगर उसमें क्या चीजें और बढ़ाई जा सकती है, क्या रिकमेंड किया जा सकता है, इस सब पर कौन काम करता है? जनरल असेंबली काम करती है। इसके अलावा है टू डिस्कस एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अगर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कहाँ पे जाके डिस्कस होगा? जनरल असेंबली में ही डिस्कस होगा। टू डिस्कस एंड मेक रिकमेंडेशन ऑन एनी क्वेश्चन विद इन द स्कोप ऑफ द चार्टर आर अफेक्टिंग द पावर एंड फंक्शंस ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ द यूएन, ठीक है। तो ये है कि जैसे यूएन का अपना एक चार्टर है, यानी इसके जो भी रूल एंड रेगुलेशन है वो सब एक चार्टर में डिसाइड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर उस चार्टर के स्कोप पे कोई क्वेश्चन होता है, मतलब या कह सकते उसके ज्यूरिसडिक्शन पे, तो वो चीज आकर के यही डिस्कस होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर ये है कि यूएन के किसी ऑर्गन के पावर एंड फंक्शन को कहीं पे अफेक्ट किया जा रहा है तो उसकी भी चर्चा कहाँ पे आकर के होगी? जनरल असेंबली में होगी। टू इनिशिएट स्टडीज एंड मेक रिकमेंडेशंस टू प्रमोट इंटरनेशनल पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इंटरनेशनली जो भी पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाए जाने की बात है, ठीक है, कि उनको बढ़ाया जाए, उनको प्रमोट किया जाए, तो उसके लिए जो भी स्टडी करी जानी है, जो भी रिकमेंडेशन करे जाने हैं, वो सब जनरल असेंबली में ही होंगे। टू मेक रिकमेंडेशन फॉर पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। भाई अगर मान लो, जैसे मान लो अपने यहाँ कश्मीर का मैटर है, ठीक है, या रसिया यूक्रेन का मैटर है, या अभी मान लो वहाँ पे फिलिस्तीन और इजराइल का मैटर है, तो जो भी डिस्प्यूट्स हैं उन डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए जो भी रिकमेंडेशन हो सकते हैं वो सब यहीं से रिकमेंड किए जाएंगे। टू रिसीव एंड कंसीडर रिपोर्ट्स फ्रॉम द सिक्योरिटी काउंसिल एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। जैसे सिक्योरिटी काउंसिल एक एग्जीक्यूटिव बॉडी जैसा इसका काम करती है वो है, या यूएन के और भी जो ऑर्गन्स हैं उन सबके रिपोर्ट यहीं आके रिसीव होते हैं और उस पर कंसीडर किए जाते हैं, जो अपनी रिपोर्ट यहाँ पे देते हैं। टू कंसीडर एंड अप्रूव द बजट ऑफ द यूएन एंड टू अपोर्शन द कंट्रीब्यूशंस एमंग मेंबर्स, ठीक है। यानी बजट भी जो है वो कहाँ पे अप्रूव होता है? इसमें होता है। मैं बार बार इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट जैसा ही है। टू इलेक्ट द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में आपको पता है कि 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट है और 10 जो है वो इलेक्ट होते हैं। तो कहाँ से होते हैं वो? सिक्योरिटी काउंसिल के, मतलब सिक्योरिटी काउंसिल के लिए होते हैं, लेकिन होते कहाँ से हैं? जनरल असेंबली से। इसके अलावा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए, ट्रस्टीशिप के लिए और जज भी इलेक्ट करना जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो सब कहाँ से जाते हैं? वो सब जनरल असेंबली से ही जाते हैं। टू अपॉइंट द सेक्रेटरी जनरल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल जिसको रिकमेंड करेगी कि इसको सेक्रेटरी जनरल बना दो, उसको जनरल असेंबली सेक्रेटरी जनरल बनाएगी। तो 9 पॉइंट है, ठीक, आप इसको याद रखना कि ये जनरल असेंबली के पावर एंड फंक्शन है। लिखने को जब आएगा कि राइट करिए तो आपको एनी 4 या 5 ज्यादा से ज्यादा इतना लिखना होता है। लेकिन अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप में कुछ पूछ लेगा कि ये इसका फंक्शन है कि नहीं है, या इसमें ये एक लाइन लिख दी गई किसका फंक्शन है, उसमें यूएन के 3 ऑर्गन्स या 4 ऑर्गन्स दे दिए गए,
तब आपको पहचानना होगा कि ये फंक्शन जनरल असेंबली का है, कि सिक्योरिटी काउंसिल का है, कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का है, कि ट्रस्टीशिप का है, कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का है। ठीक है, तब वहां पे ये चीज आपको देखना रहेगा। ठीक, चलो अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब आ जाती है सिक्योरिटी काउंसिल। मैंने बताया कि ये क्या है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी जैसी इसकी है, और इसकी प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी क्या है, वही चीज है मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जो कि ऑब्जेक्टिव यूएन का है। तो चूंकि ये सब उसके ऑर्गन है, तो इसीलिए मेन काम इनका सब वही रहेगा। बस इनके मतलब ऑब्जेक्टिव वही है, बस उसके लिए सबके काम बटे हुए हैं। ठीक है, ये कंटिन्यूस फंक्शन करती है कंटिन्यूसली। जैसे अभी आपने जनरल असेंबली में क्या देखा था कि वो सितंबर के ट्यूसडे से स्टार्ट होती है, दिसंबर के 3rd वीक तक चलती है, लेकिन ये थ्रू द ईयर काम करती है। इसमें क्या है, आ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच मेंबर मस्ट बी प्रेजेंट एट ऑल टाइम्स एट द यूएन हेडक्वार्टर। उसमें जब सेशन शुरू होगा तब वो 5 रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और एक वोट करेंगे, लेकिन इसमें हर कंट्री का जो है वो हर कंट्री का एक रिप्रेजेंटेटिव हमेशा मौजूद रहेगा यूएन के हेडक्वार्टर में। ठीक, इसका कंपोजिशन कैसे होता है, तो इसमें 15 मेंबर होते हैं। ठीक है, 5 परमानेंट है, जो कि आपके चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, ब्रिटेन है और यूएस है। आपको पता है इन्हीं के पास वीटो पावर है। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, जो कि वही चीज ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को मेंटेन रखने के लिए अल्फाबेटिकली रोटेट होते रहते हैं। ठीक है, और ये 5 ग्रुप हैं, जिसमें एफ्रो एशियन इसमें से 5 आते हैं, लैटिन अमेरिकन इसमें से 2 आते हैं, वेस्ट यूरोपियन एंड अदर्स इसमें से 2 आते हैं, और ईस्ट यूरोपियन इसमें से 1 आते हैं। इस कुल मिलाकर 10 इसमें जो है नॉन परमानेंट मेंबर है। नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो जनरल असेंबली इनको इलेक्ट करती है, जैसा कि अभी पीछे आप पढ़े हो, कितने टाइम के लिए, 2 ईयर के लिए। जो आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिखाए थे ना पेपर पैटर्न में, वहां पे ये क्वेश्चन था कि नॉन परमानेंट मेंबर कितने टर्म के लिए होते हैं, तो 2 ईयर के लिए वहां पे होते हैं। और यहाँ पे देखो जनरल असेंबली का एक फंक्शन आप फिर से रिवाइज कर ले रहे हो कि जनरल असेंबली में ही जाकर के नॉन परमानेंट मेंबर जो है सिक्योरिटी काउंसिल के, वो क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं। ठीक, इसके अलावा ये थोड़ा जान लो, इसे बहुत जरूरी नहीं है कि जो जो तुरंत रिटायर हो रहा है, ये सब नॉन परमानेंट मेंबर की बात है। अगर अगर मान लीजिए कोई रिटायर हुआ तो तुरंत वो फिर एलिजिबल नहीं होगा फिर से री इलेक्शन के लिए। अब प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल रोटेट्स मंथली अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और इसके अलावा इसके जैसे ये है, तो इसके प्रेसिडेंट भी बनते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। तो प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं, ये भी मंथली बनते हैं। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे, जो इसके जो एक ग्रुप है उसमें। हाँ, वीटो पावर मैंने अभी कहा था ना, तो सिक्योरिटी काउंसिल के हर मेंबर के पास में एक वोट होता है, लेकिन जो परमानेंट मेंबर के पास में निगेटिव वोट होता है उसी को क्या कहते हैं, वीटो कहते हैं। और द काउंसिल इज पावरलेस टू एक्ट इफ एनी ऑफ 5 परमानेंट मेंबर्स यूजेस द वीटो पावर। भाई उसमें जितने भी मेंबर हैं, कुछ भी हो, किसी भी चीज पे पूरा मसौदा पास हो गया, लेकिन इन 5 परमानेंट मेंबर से एक भी आदमी ने मना कर दिया तो उसका वीटो पावर है, उसके बाद में वो सब पावर, पूरी काउंसिल पावरलेस हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो सिक्योरिटी काउंसिल के फंक्शन और पावर क्या क्या है, वो भी 9 थे, ये भी 9 है। ठीक है, चलो इनको भी देख लेते हैं। इसका भी काम है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। ठीक है, और उन्हीं प्रिंसिपल्स और पर्पजेस के साथ में जो कि यूएन के हैं। ठीक, यानी ये आप कॉमन पॉइंट के लिख लो, कहीं भी आएगा, चाहे सिक्योरिटी काउंसिल का पूछा है, असेंबली का पूछा है, आप इसको तुरंत लिख दो। इसके अलावा टू इन्वेस्टिगेट एनी डिस्प्यूट आर सिचुएशन व्हिच माइट लीड टू इंटरनेशनल फ्रिक्शन एंड टू टेक मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट एन एग्रेशन। एक तो काम ये करेंगे, अगर कोई अग्रेसर है यानी कोई किसी ने आक्रमण किया तो उसके अगेंस्ट ये मिलिट्री एक्शन भी ले सकते हैं, यानी यूएन की अपनी एक सेना भी है। ठीक है, जैसे नाटो करके है। ठीक, तो ये उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन भी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि पहले से ये इन्वेस्टिगेट करते रहेंगे कि भाई कहीं किन्हीं दो नेशन के बीच में कहीं कोई डिस्प्यूट वाला मामला तो नहीं है कि जहां से इंटरनेशनल फ्रिक्शन शुरू हो जाए, मतलब तकरार शुरू हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो उसमें वो पहले से इन्वेस्टिगेशन करेंगे और अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो उसको पहले ही सप्रेस कर देंगे। ठीक, ये इनका काम है। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मैं फिर कह रहा हूँ, इस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये बिल्कुल सही से फंक्शन कर पा रहा होता तो अभी रसिया यूक्रेन का ना होता, या फिलिस्तीन इसराइल का ना होता, या इंडिया का ये मुद्दा ना फंसा होता। ठीक है, या ऐसे बहुत सारे मामले फंसे हुए हैं। ठीक है, टू रिकमेंड मेथड्स ऑफ एडजस्टिंग सच डिस्प्यूट्स आर द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट। मतलब वही ऊपर वाले से रिलेटेड है कि अगर कोई डिस्प्यूट ऐसा हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे या सेटल करेंगे। टू फॉर्मुलेट प्लान्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सिस्टम टू रेगुलेट आर्मामेंट्स, यानी जो देश आर्मामेंट करते हैं, हथियार बनाते हैं, उनके लिए एक प्लान बना के रखना जिससे आर्मामेंट रेगुलेट हो। ऐसा ना हो कि जो आर्मामेंट की एक रेस हुई थी जिसकी वजह से वर्ल्ड वार हुए, तो वो सिचुएशन ना बनने पाए, ऐसा ये काम करते हैं। टू डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ थ्रेट टू पीस आर एक्ट ऑफ एग्रेशन एंड टू रिकमेंड व्हाट एक्शन शुड बी टेकन। ठीक है, यानी इस चीज को भी डिटरमाइन करते हैं कि कहीं पे किसी ऐसी थ्रेट, पीस को ऐसी थ्रेट करने की कोई एग्जिस्टेंस तो नहीं है, कुछ ऐसे रीजन तो नहीं बन रहे हैं। अगर ऐसा है
तो फिर ये डिसाइड करते हैं कि वहां पे क्या एक्शन लिया जा सकता है। टू कॉल ऑन मेंबर्स टू अप्लाई इकोनॉमिक सेक्शंस एंड अदर मेजर्स नॉट इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ फोर्स टू प्रिवेंट और स्टॉप एग्रेशन। ठीक है, कई बार ये भी करते हैं कि इकोनॉमिक सेक्शन लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार मिलिट्री एक्शन करे। इकोनॉमिक सेक्शन लगा दिए तो अब के टाइम पे इकोनॉमिक ग्लोबल वर्ल्ड है, अगर किसी पे इकोनॉमिक सेक्शन लग जाते हैं, उनका ट्रेड कमजोर पड़ने लगता है, तो भी वो बात मान जाते हैं। टू रिकमेंड द एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स, अगर नए मेंबर आएंगे तो उसको रिकमेंड करने का काम कौन करेगा? सिक्योरिटी काउंसिल। एडमिट तो जनरल असेंबली करेगी, रिकमेंड यही करेंगे। टू एक्सरसाइज द ट्रस्टीशिप फंक्शन ऑफ द यूएन इन स्ट्रेटेजिक एरियाज, to recommend to the General Assembly the appointment of the Secretary General and together with the Assembly to elect the judges of the International Court of Justice। International Court of Justice के लिए, ठीक है, जो जजेज इलेक्ट होते हैं वो, ठीक है, उनको ये रिकमेंड करेंगे। ठीक, सेक्रेटरी जनरल को रिकमेंड करेंगे, जनरल असेंबली को, और वही उनको क्या करेगा? अपॉइंट करेगा। तो ये हो गया सिक्योरिटी काउंसिल की। अब है लास्ट हमारा जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, देख सकते हो इसकी इमेज, ये आपकी जुडिशियरी है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये सब जजेस बैठे हुए हैं। तो ये क्या है भैया? ये कोर्ट ऑफ जस्टिस द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूएन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? द हेग में, जो कि नीदरलैंड में है, जिसका पूर्ण नाम हॉलैंड था। ठीक, तो इसका कंपोजिशन कैसे भैया? इसमें होते हैं 15 जजेज, 9 ईयर टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं। समझ रहे हो? रिकमेंड कौन करता है? सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, अपॉइंट कौन करता है? जनरल असेंबली। ठीक, ये भी जान सकते हो आप। इसके अलावा यहाँ पे एक नेशन से एक से ज्यादा जज जाएंगे नहीं, ये जान लो। हर 3 साल पे इनका क्या होता है? इलेक्शन होता है। ठीक है, और कितने के लिए? 1/3 सीट के लिए। मतलब इंडिया की वो राज्यसभा जैसा है, कि ऐसा नहीं कि पूरी पूरी जो है कोर्ट खाली हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो 1/3 मेंबर के लिए हर 3 ईयर पे इलेक्शन होता रहता है, और रिटायरिंग जज जो है वो फिर से इलेक्ट किए जा सकते हैं इसमें। जैसे उसमें आपने देखा था नॉन परमानेंट मेंबर वाले में ऐसा नहीं हो सकता था, लेकिन यहाँ पे हो सकता है। ठीक, इसके अलावा ये देख लो कि ये तो है हर नेशन से एक यहाँ पे जाएगा, लेकिन कोर्ट वाले मामले में कोई नेशन को रिप्रेजेंट करने नहीं जाते। मतलब जैसे सिक्योरिटी काउंसिल में देखा था कि रिप्रेजेंट करने जाते हैं, जनरल असेंबली में 5 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लेकिन ये जज किसी को रिप्रेजेंट करने नहीं जाते। भाई जज अगर किसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, किसी का साइड ले रहा होगा, तो जज कहेगा। तो ये किसी को रिप्रेजेंट करने नहीं जाते, ये इंडिपेंडेंट मजिस्ट्रेट होते हैं। ठीक, और कोर्ट जो है अपने आप के लिए प्रेसिडेंट, ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट भी क्या करती है? 3 ईयर के टर्म के लिए इलेक्ट करती है। एक चीज और जान लो भाई, यहाँ पे जो जज आकर के अपॉइंट होते हैं, वो अपने यहाँ के जो सबसे टॉप कोर्ट होता है, जैसे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, अमेरिकन फेडरल कोर्ट है, तो उसके लिए एलिजिबल होते हैं कि उस, मतलब जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज बन सके, इतनी अगर क्वालिफिकेशन होती है तभी वो यहाँ जाकर के बन पाते हैं। ठीक है, इसके फंक्शन क्या है? तो भाई देखो फंक्शन कैसे कैसे, कि पार्टी इसमें कौन सी होगी, तो जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं इसके यूएन के, ठीक है, वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और वही अपीयर हो सकते हैं कोर्ट के सामने। मतलब ऐसे समझ सकते हो कि दो पार्टी अगर उनको कोर्ट में जाना है, इंटरनेशनल कोर्ट में झगड़े को लेकर के, तो दोनों कम से कम यूएन के मेंबर होने चाहिए, ऐसे समझ लो। सोर्सेज ऑफ एप्लीकेबल लॉ कौन कौन से हैं? तो एक कोर्ट डिसाइड करता है, ठीक है, अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशन इन फोर्स, इंटरनेशनल कस्टम्स एंड द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। ठीक, इसके अलावा क्या है? कुछ वॉलंटरी जुरिस्डिक्शन है, तो द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू एंटरटेन अ डिस्प्यूट इफ द स्टेट्स कंसर्न एग्री टू टेक द इश्यू टू इट। अगर कोई स्टेट का मतलब यहाँ पे किसी नेशन से होगा, किसी कंट्री से होगा, तो अगर वो इंटरेस्टेड है अपने मैटर को यहाँ पे लाने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट में, तो वहां पे जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंडिया में कश्मीर का मामला जो पाकिस्तान से, वो इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाया गया, वहां उसका मैटर वहां भी चल रहा है। कंपलसरी ज्यूरिसडिक्शन क्या? जैसे ये तो वॉलंटरी ज्यूरिसडिक्शन है कि अगर वो एग्री करेंगे जाने के लिए तो जाएंगे, लेकिन कंपलसरी वाले में क्या है? अगेंस्ट द बैकग्राउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीटीज प्रोवाइडेड दैट डिस्प्यूट्स आर सबमिटेड टू द कोर्ट। ठीक, इसके अलावा इसका ज्यूरिसडिक्शन कहाँ तक है? तो डिस्प्यूट्स पर्टेनिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट करता है कि इंटरप्रिटेशन करता है लॉ का, तो ये भी इंटरनेशनल लॉ का इंटरप्रिटेशन करता है। ठीक, इसका रिपरेशन वाले में है, रिपरेशन या कंपनसेशन जिसको कह सकते हो, मतलब क्षतिपूर्ति या जुर्माना कहना जिसको दे सकते हो। तो अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी या इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन को ब्रीच करता है, तो उसके लिए जुर्माना यानी कंपनसेशन, रिपरेशन डिसाइड करता है कौन? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके वजह से कुछ एडवाइजरी ओपिनियन है, मतलब ये सलाह दे सकता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को। जैसे अपने यहाँ देखो सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकता है, उस तरीके से। मतलब ऐसे रिलेट करोगे तो बहुत आसानी से समझ जाओ। कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ का कोडिफिकेशन करने का काम इसी कोर्ट का होता है। ठीक है, यानी मतलब
लॉ को मेंटेन करना, बनाना, ठीक है, वो बहुत सारे मैटर पे, जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशन पे, इंटरनेशनल कस्टम पे, जुडिशियल डिसीजन पे, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ पे, ठीक है, इन सब में। इवॉल्विंग प्रोसीजर फॉर पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, यानी किसी भी डिस्प्यूट का पीसफुल सेटलमेंट हो उसके लिए कैसे प्रोसीजर बननी चाहिए, ये चीज को भी इवॉल्व करने का काम किसका है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का है। द कोर्ट में रिकमेंड अप्रोप्रिएट प्रोसीजर आर मेथड्स ऑफ सेटलमेंट ड्यूरिंग और एंड ऑफ द केस, इट में आल्सो रिकमेंड टर्म्स ऑफ सेटलमेंट, ठीक। तो ये हो गया। बाकी थ्री आप पढ़ लिए, थ्री जो और नाम है उनको थोड़ा सा जान लो, सिलेबस की चीज नहीं, लेकिन जान लो कि जैसे द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल क्या होता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर प्रमोटिंग हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, जैसा कि इसमें इकोनॉमिक एंड सोशल करके नाम है, तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट का के लिए बात करती है, एंड इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस के लिए काम करती है कि पूरी दुनिया में ये सब चीजें हो पाए, इसके लिए काम करती है, ठीक है, काम करती तो हो ही जाएगा कभी ना कभी। ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या है, तो इट इज इन द charge of the all territories which were administered before the second world war under the mandate system of the League of Nations। आपने सेकंड वर्ल्ड वॉर पढ़े हैं तो उसमें जो लीग ऑफ नेशंस के मैंडेट सिस्टम में जो रूल होते थे, ठीक है, वो वाली जो टेरिटरीज थी वो ट्रस्टीशिप काउंसिल में है। फिर सेक्रेटरीट, द सेक्रेटरीट, तो ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है यूएन का, मतलब ऐसे समझ लो जिसके सारे अधिकारी जिसमें पाए जाते हैं, जो सब रोल करते, मतलब उसको एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। इट इज कंपोज ऑफ सेक्रेटरी जनरल, इसमें सेक्रेटरी जनरल होते हैं, जैसे जो एंटोनियो गुटरेस हैं आपके, हु इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एन इंटरनेशनल स्टाफ अपॉइंटेड बाय हिम। इट्स मेन फंक्शन इज टू कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ यूएन ऑर्गन, यूएन के जो ऑल द 6 ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उन सबको सुपरवाइज करना और कोऑर्डिनेट करने का काम इनका होता है। तो बेटा ये है आपका चैप्टर, होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स स्टडी है, इसकी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की एक लिंक होगी, उस पर क्लिक करोगे तो टेलीग्राम चैनल में जाकर के खुलेगी और वहां पे आपको इसकी पीडीएफ क्या होगी, मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अगर अभी तक आप चैनल छोड़ के भागे नहीं हो, देख रहे हो, तो भाई शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तो मजा आ जाएगा, और जल्दी हम मैराथन आपके लिए लेकर के आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू एवरीवन।